हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता ही है और कुछ स्टूडेंट बहुत बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे थे हमारी अगले वीडियो का। आज पहले तो मैं आपसे थोड़ा क्षमा चाहूँगा, उस मॉर्निंग में एक वीडियो जो थी वो अपलोड नहीं हो पाई आज, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आपसे। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से ये चीज़ नहीं हो पाई थी मॉर्निंग में। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट भी आए हुए हैं, कमेंट बॉक्स पर हमने पढ़ा है। हम कोशिश करेंगे कि और बेहतर से बेहतर आपके बीच वीडियोज़ लेके आएँ। कुछ साउंड का इश्यूज जो आ रहा था वो कोशिश कर रहे हैं, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी वो जो साउंड का इशू है वो सॉल्व कर रहे हैं। आज जो आपका इवनिंग का जो लेक्चर रहेगा वो सर लेंगे, एस तोमर सर, जानते ही हैं सब लोग आप लोग। तो सर जो है आज उत्तराखंड का आपका पहला लेक्चर लेने वाले हैं। उत्तराखंड जो है सर बताएंगे आपको कि किस तरह से ये आपको उत्तराखंड का जो कोर्स है, जो सिलेबस है, ये किस तरह से कंप्लीट करेंगे सर, ये आपको सर डिटेल में समझाएंगे। और अब से जो क्लासेस जो रहेंगी आपकी, मॉर्निंग में जो आपकी क्लास रहेगी वो हिंदी की क्लास रहेगी, और इवनिंग की जो क्लास है वो आपकी वो उत्तराखंड की क्लास रहेगी, क्योंकि ये दोनों ही आपके उत्तराखंड के जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, के SSS का जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, उसमें ये जो दो सब्जेक्ट हैं ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ऑलमोस्ट 70 मार्क्स का जो पार्ट है वो यही दो सब्जेक्ट आपका कवर कर रहे हैं। ठीक है, आगे डिटेल में सर आपको समझाएंगे। सर उत्तराखंड का आज पहला लेक्चर आपके बीच लेके आए, होप आपको पसंद आएगा। बाकी सर बोर्ड में। हेलो स्टूडेंट्स, संगम दक्ष एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का मैं एस तोमर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि सर ने आपको भी बता ही दिया है कि उत्तराखंड की जो पहली क्लास है वो हम आज से शुरू कर रहे हैं। तो चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं उत्तराखंड का जो आपका यूके SSS के आधार पर सिलेबस रहता है। सबसे पहले तो मैं आप सभी बच्चों से ये कहना चाहता हूं कि यूके SSS जो अभी एग्जाम करवा रही है, इसका 100 नंबर का जो पैटर्न बनता है, इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल रहता है आप लोगों के लिए ये उत्तराखंड सीरीज का है, जिसमें 40 क्वेश्चन आपको उत्तराखंड सीरीज के फेस करने होते हैं। इन 40 क्वेश्चन को किस किस तरह से आपने डील करना है, थोड़ा मैं बेसिक इंट्रो आपके सामने इसके लिए रख दूं, फिर हम शुरू करते हैं। आज पहला ही जो हमारा वीडियो होगा या लेक्चर जिसको आप कह सकते हैं उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज में, जिसमें हम जिलों की सीरीज को शुरू करेंगे। और सबसे पहले हम उत्तराखंड के 13 डिस्ट्रिक्टों पे आपको कंटिन्यू इस पर लेक्चर देंगे हैं। तो चलिए पहला शुरू करते हैं। आज यूके SSS का जो 40 क्वेश्चन आता है उसको अगर आप देखें, चलिए तो जानते हैं स्टूडेंट्स उत्तराखंड का जो सिलेबस है अभी यूके SSS पैटर्न पर जो आपको सिलेबस दिया हुआ है, इस तरह से हमने उत्तराखंड का सिलेबस को पूरा करना है, इस पर सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। यदि आप यूके SSS का पेपर फेस कर रहे हैं या उसमें जो है बहुत अच्छे मार्क्स आपको गेन करना है, तो सबसे पहले आपको जो है ये जो सिलेबस यूके SSS का है इसके बारे में जानना है ना। तो लगभग टोटल 100 मार्क्स का यूके SSS पैटर्न पर हमारा क्या होता है, पेपर करवाती है, जिसमें से ये 100 मार्क्स को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। पहला जो पार्ट आता है इसमें ये 20 मार्क्स का आपके लिए हिंदी देता है। सेकंड जो पार्ट होता है इसमें 40 मार्क्स उत्तराखंड के, और थर्ड पार्ट में आपका 40 मार्क्स में GS, रीजनिंग, कंप्यूटर और आपका जो है करंट अफेयर्स या GS के जो सेगमेंट है। तो इस प्रकार से अभी जो आपका सिलेबस है ये 100 मार्क्स का है। 20 मार्क्स हिंदी में, 40 मार्क्स उत्तराखंड, 40 मार्क्स में GS, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस, आपका करंट अफेयर्स और GS के पार्ट है। इसमें सबसे ज्यादा जो रोल है आपका ये आपका उत्तराखंड का रहता है, जिसमें 40 मार्क्स की आपको क्या फेस करना होता है, उत्तराखंड फेस करना होता है। उत्तराखंड भी ये 40 मार्क्स में, यदि आपको 40 मार्क्स में उत्तराखंड की आप बात करते हैं तो इसमें 40 मार्क्स में लगभग 20 से 25 जो क्वेश्चन होता है हमारा, ये आपका डिस्ट्रिक्ट या जिला सीरीज से कवर होता है। इसके बाद 7 से 8 जो क्वेश्चन है आप लोगों का, ये आपका उत्तराखंड हिस्ट्री वाले सेक्शन से कवर होता है। देन जो शेष पार्ट बचा वो उत्तराखंड के करंट अफेयर्स तथा मिसलेनियस GS में आपके प्रश्न बनते हैं। इस आधार पर आपके पास टोटल ये कितना 40 मार्क्स का उत्तराखंड का क्या है टोटल सिलेबस बनता है। इसको हम किस प्रकार से हमें तैयार करना है, फर्स्ट जो सीरीज है जो हम इस संगम दक्ष एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर शुरू करने जा रहे हैं, इसमें हम उत्तराखंड की जिले वाला जो सीरीज है उस पर आपके लिए बात करते हैं। वो जिला सीरीज हम आपके लिए शुरू करेंगे। और जिला सीरीज में उत्तराखंड के सबसे पहले हम ये जो 30 डिस्ट्रिक्ट है इनके ऊपर आपके लिए
क्लासें इसके शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे सबसे पहले, जैसे फ्रेंड्स आपको पता ही है कि उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट हमारे आते हैं, 30 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें 6 जिले आपको कुमाऊं मंडल में और लगभग 7 डिस्ट्रिक्ट आपको कहाँ मिलेंगे, गढ़वाल मंडल में। यदि आप इन जिलों को स्थापना के क्रम में देखेंगे तो सबसे पहले जो स्थापित होने वाला जिला है उत्तराखंड का, इसमें हम बात करेंगे इस जिले के ऊपर, देहरादून जिले के ऊपर। और आज का इस ऑनलाइन वीडियो या इस लेक्चर का हमारा जो मुख्य विषय रहेगा वो देहरादून डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हम बात करेंगे आज की क्लासेज में, है ना। चलिए आगे इसमें कंटिन्यू करते हैं, इसको शुरू करते हैं नेक्स्ट में। तो किस प्रकार से देहरादून जिले के बारे में फर्स्ट जो चीजें हैं देहरादून जिले की, इसमें आपने जानना है कि ये जो देहरादून जिला है इसमें कौन कौन से प्लेस है, क्या इसका भौगोलिक स्थिति है, किस प्रकार से जो है ये देहरादून जिले का अवस्थिति और विस्तार बनता है। तो सबसे पहले तो देहरादून की जो प्रमुख प्लेस है, ये सबसे पहले इसमें त्यूनी, इसके बाद आपको चक्राता, देन आपको कालसी के बारे में जानना है, इसमें विकास नगर, आपका देहरादून, इसी के बीच में आपका डोईवाला आ जाएगा, लास्ट आपका क्या ऋषिकेश, इसमें मसूरी के बारे में आप जानेंगे, पूरे के पूरे पर आपने इसमें क्या है चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम इस जिले के बारे में जानेंगे कि इसका जो है स्थिति और विस्तार क्या बनता है। पहला ही जो आपने बात करना है वो हम बात करेंगे इसके किस पर, स्थिति व विस्तार के ऊपर, कि आखिर क्या इसका स्थिति है और क्या इसका विश्व के ग्लोब के ऊपर विस्तार बनता है देहरादून जिले का, अर्थात क्या इसका अक्षांशीय विस्तार बनता है या क्या इसका देशांतरीय विस्तार बनता है, इसके बारे में सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्थिति और विस्तार, अक्षांश और देशांतर को समझेंगे तो फर्स्ट जो हमारे पास आता है, हम बात करेंगे अक्षांशीय विस्तार की। तो ग्लोब के ऊपर पूर्व से पश्चिम को जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड्स कहते हैं। लैटिट्यूड्स का अगर बात करेंगे आप तो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, ये 90 लैटिट्यूड्स यहाँ आ जाएगा, और 0 डिग्री से 90 डिग्री लैटिट्यूड्स ये आ जाएंगे, जिस आधार पर इसका टोटल जो नंबर होता है वो 180 प्लस 0 डिग्री अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो 181 इसका एक्यूरेट नंबर होता है किसका, अक्षांशों का। 181 में से 90 डिग्री बिंदु है, 90 डिग्री बिंदु है, तो 181 माइनस आप 2 करेंगे तो एक्यूरेट जो संख्या है वो 179 है। लास्ट टाइम लोअर पीसीएस में जब आपका जीएस में क्वेश्चन पूछा गया था तो ये क्वेश्चन आया था यहाँ से मित्रों कि टोटल कितना एक्यूरेट वास्तविक संख्या है, तो 179 क्या है, अक्षांश रेखाओं की संख्या है। किनकी संख्या है ग्लोब पर, अक्षांश रेखाओं की। और इसी आधार पर हम जानेंगे कि हमारा जो ये देहरादून जिला है इसका अक्षांशीय विस्तार कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच जाता है। इसका जो अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है ये लगभग आपका 29 डिग्री 57 मिनट उत्तरी अक्षांश से आपका देहरादून डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाता है। उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर आपका देहरादून जिला लगभग 30 डिग्री 58 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार आपको मिलता है। अर्थात देहरादून जिले का जब भी आपको वो स्थिति और विस्तार में पहला टॉपिक पूछेगा कि बताइए इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो बहुत ही सिंपल वे में आपको जवाब देना है इसका कि ये लगभग 29 डिग्री 57 मिनट से शुरू होकर हमारा जो ये जिला है ये 30 डिग्री 58 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। अर्थात इसका जो अक्षांशीय विस्तार है या लैटिट्यूडनल जो इसका विस्तार है 29 डिग्री 57 से 30 डिग्री 58 मिनट के बीच। अगला ही क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से पूछता है कि इसका जो देशांतरीय विस्तार है देहरादून जिले का वो कहाँ से कहाँ तक, तो देहरादून जिले का जो देशांतरीय विस्तार होगा आपका ये शुरू हो जाएगा कितना, 77 डिग्री 34 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 77 डिग्री 34 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर और ये आगे जाएगा आपका 78 डिग्री 21 मिनट पूर्वी देशांतर तक। आपको इसका क्या मिलेगा, देशांतरीय विस्तार। थोड़ा सा हम देशांतर पर भी चर्चा कर लेते हैं, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में जान लेते हैं कि देशांतर क्या होते हैं। तो ग्लोब ये विश्व ग्लोब है जिसको मार्टिन बैहम के द्वारा फ्रेंड्स बनाया गया था। आप सभी लोगों को ये जानकारी होगा, और जिन लोगों को विदित नहीं हो सुने कि इस विश्व ग्लोब का जो निर्माण किया था, इसकी जो संकल्पना पेश करी थी, ये भूगोलवेत्ता किसने पेश किया था, मार्टिन बैहम ने। अब मार्टिन बैहम के अकॉर्डिंग इस ग्लोब पर अगर आप देशांतर देखें तो देशांतरीय विस्तार जो होता है वो इस तरह से, अर्थात उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को ही क्या कहा जाता है,
देशांतर कहा जाता है। और यदि आप उत्तराखंड या किसी भी क्षेत्र का देशांतरीय विस्तार लें तो हमेशा इस तरह से आपको दर्शाया जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से देहरादून का जो देशांतरीय विस्तार आता है वो 77 डिग्री 34 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होकर 78 डिग्री 21 मिनट के आसपास इसका देशांतरीय विस्तार आता है। सबसे बड़ी बात है हमें जानना है कि देशांतर में कैसे पूर्वी देशांतर को डिनोट करना है, कैसे पश्चिमी की। तो ये जो आप बीच वाला लाइन देख रहे हैं ये 0 डिग्री देशांतर है और इसी देशांतर पर जीएमटी बसा हुआ है। जीएमटी स्थित है ब्रिटेन में, जिससे पूरे विश्व का समय लिया जाता है। यदि आप इस लाइन से पूरब की ओर चलेंगे तो आप देखेंगे इस पूरे जो आपका हेमिस्फीयर है, ये गोलार्ध है आपका, इसको कहते हैं क्या, पूर्वी देशांतर। और ये जो पश्चिम में इसके हैं इसको कहते हैं हम क्या, पश्चिमी देशांतर। तो इस आधार पर उत्तराखंड की अगर आप बात करेंगे तो उत्तराखंड का जो विस्तार आता है, उत्तराखंड जो आता है वो किसमें आता है, पूर्वी देशांतर में। इस जगह पर आपका किसका स्थिति मिलेगा, उत्तराखंड का। और उसी आधार पर हमने देखा कि उत्तराखंड 77 डिग्री 34 मिनट से शुरू होकर 78 डिग्री 21 मिनट तक इसका क्या है, देशांतरीय विस्तार है। चलिए हमने इसका भौगोलिक अवस्थिति के बारे में थोड़ा बहुत जाना कि अगर इसको विश्व ग्लोब पर देखा जाए देहरादून जिले को, तो देहरादून जिले का अक्षांशीय विस्तार जो शुरू होता है, ये अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है 29 डिग्री 29 डिग्री 57 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर और ये जाता है 30 डिग्री 58 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। इसी क्रम में अगर आप इसका देशांतरीय विस्तार देखेंगे तो ये शुरू हो जाता है 77 डिग्री 34 मिनट से और आगे इसका जो विस्तार आपको दिखता है ये 78 डिग्री 21 मिनट तक जाता है। अब हम जानते हैं कि भौगोलिक स्थिति के आधार पर अगर हम देखें तो इसके जो नॉर्थ क्षेत्र में है आपको 3 यहाँ पर ब्लॉक या तहसीलें दिखाई देती होगी। फर्स्ट है तिमनी, सेकंड है चक्राता और तीसरा है कालसी। ये तीनों ही तहसीलें या ब्लॉक जो आते हैं ये यहाँ पर उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय रहता है और ये जनजातीय समुदाय है जौनसारी जनजाति। कौन सा समुदाय है, जौनसारी जनजाति। इन तीनों ब्लॉकों में या तीनों डिस्ट्रिक्टों में आपको देखने को मिलेगा। जौनसारी जनजाति वाला जो एरिया है, अगर आप इसको हिमालय वाले पार्ट में देखेंगे तो ये सदैव किसमें आता है, मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है। मध्य हिमालय आप सभी जानते होंगे कि मध्य हिमालय उत्तराखंड के सर्वाधिक जिलों में विस्तृत क्या है, हिमालय का पार्ट है जो उत्तराखंड के 9 जिलों को कवर करता है। और मध्य हिमालय का सबसे बड़ा जो ट्राइबल समुदाय है वो जौनसारी जनजाति है। और इस जौनसारी जनजाति को या जितने भी ट्राइबल समुदाय है, सबसे बड़ा थारू, देन जौनसारी, देन भोटिया, देन आपका बोक्सा, देन आपका जो भी राजी है, 5 समुदाय में से ये सब के सब की जो घोषणा हुआ था 1967 में, इनको ट्राइबल समुदाय आपने घोषित किया था। और बारंबार ये क्वेश्चन आपके लिए पेपर में बनता है कि उत्तराखंड का जो दूसरा सबसे बड़ा ट्राइबल समुदाय जौनसारी वो किस हिमालय के किस पार्ट में रहता है, तो मिडिल हिमालय में। इस प्रकार देहरादून के नॉर्थ में जो हिमालय का स्थिति हमें मिलता है वो मिडिल हिमालय आता है। अगर आप इसके साउथ वेस्ट पोर्शन में आएंगे इस देहरादून जिले के, तो आप देखेंगे कि आपका विकास नगर कालसी से लेकर ये पूरा ऋषिकेश तक का जो एरिया है ये पूरा के पूरा आपका शिवालिक हिमालय है। और विकास नगर कालसी से लेकर ऋषिकेश तक का जो पार्ट है वो किस में आता है, शिवालिक हिमालय में। मतलब देहरादून जिले का जो साउथ वेस्ट पोर्शन आता है इसमें हमारा कौन सा रेंज है, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय को अगर आप देखेंगे तो ये विश्व के ज्योग्राफी में पाकिस्तान के कोटवार के पठार से लेकर शुरू होता है और ये बिहार में कोसी नदी के मुहाने तक लगभग 1300 किलोमीटर लंबा एक माउंटेन मैसिव है। और हिमालय के निर्माण के क्रम में ये सबसे नवीन हिमालय है। इसी क्रम में आगे देखेंगे आपको सबसे ज्यादा जो रेनफॉल होता है हिमालय के जिस पार्ट में, वो आपका क्या आता है, शिवालिक आता है। उत्तराखंड में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड के कितने जिलों में आपका ये शिवालिक विस्तृत है, तो उत्तराखंड के 6 जिलों में विस्तृत है। लेकिन कुछ वन लाइनर किताबें या कुछ लोगों का मानना है कि टिहरी भी थोड़ा सा इसको कनेक्ट करता है, टच करता है, तो उस आधार पर ये 7 जिला बनता है। लेकिन यूके SSC बेस में जो अब तक क्वेश्चन पूछा गया उसमें कितने जिलों में है, तो 6 जिलों में। तो देहरादून की भौगोलिक अवस्थिति में हमने जाना कि इसके साउथ वेस्ट पार्ट में शिवालिक हिमालय विकास नगर से शुरू होकर ऋषिकेश तक इसकी बाउंड्री बनाता है। इसके बाद हम आगे चलेंगे तो हम देखेंगे इसमें कि ये जो इसका वेस्ट पोर्शन बनता है, ये जो इसका वेस्ट वाला पोर्शन बनता है इसका देहरादून जिले का, इस वेस्ट वाले पोर्शन में
आपका उत्तरकाशी से होते हुए ये वाला पूरा एरिया होते हुए टॉन्स नदी इसके पश्चिमी सीमा पर बाउंड्री बनाता है। ये पूरा के पूरा जो बाउंड्री है वो देहरादून की पश्चिमी सीमा पर कौन बाउंड्री बना रहा है, तो टॉन्स नदी। चलिए इससे आगे हम देखेंगे कि ये जो हमारा देहरादून जिला है इसके वेस्ट में अगर बाउंड्री पूछेगा आपको तो ये हिमाचल प्रदेश और देहरादून जिले या उत्तराखंड की बाउंड्री पर आपका एक रिवर बेसिन यहाँ से आगे आता है और ये रिवर बेसिन या इस नदी का नाम क्या है, टॉन्स नदी। टॉन्स नदी को फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे रिवर सिस्टम में कि टॉन्स नदी जो है ये हिमाचल प्रदेश के डोडरा खाप क्षेत्र से निकलने वाली विपिन नदी तथा स्वर्गारोहिणी पर्वत उत्तरकाशी और चमोली की बाउंड्री पर जो स्थित है, जहां से महाभारत के युद्ध के बाद पांडव स्वर्ग चले गए थे, इसीलिए वो माउंटेन आपका जाना जाता है किस नाम से, स्वर्गारोहिणी से। उसके बॉटम से निकलने वाली सुपिन नदी का संगम होता है कहाँ, उत्तरकाशी के मौरी नेटवाड़ से, और वहीं से ये नदी तमसा नदी के नाम से हनोल तक आगे आती है। हनोल में ब्रिटिशर्स के द्वारा इसको पहली बार टॉन्स नाम दिया गया और हनोल से आगे ही हम इसको देखेंगे कि उत्तराखंड के पश्चिमी क्षेत्र में, देहरादून के पश्चिमी क्षेत्र में आपको कौन सा रिवर मिलेगा, तो टॉन्स नदी है ना। तो टॉन्स नदी देहरादून जिले के पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है और ये देहरादून जिले को हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों से अलग करती है। पहला जो जिला है ये आपका है सिरमौर जिला और दूसरा जो आपका जिला है वो आपका बनता है क्या, शिमला जिला। तो देहरादून जिले से 2 ही जिले हिमाचल के बाउंड्री बनाते हैं, जिसमें पहला कौन सा है, सिरमौर, और दूसरा कौन सा है, शिमला। तो लगभग पहले में हमने देखा कि देहरादून का जो भौगोलिक विस्तार है वो अक्षांशीय आधार पर शुरू हो जाता है 29 डिग्री 57 मिनट से लेकर 30 डिग्री 58 मिनट तक। देशांतरीय विस्तार है 77 डिग्री 34 मिनट से 78 डिग्री 21 मिनट। अगर आप देखेंगे तो इसके नॉर्थ में, उत्तर में पड़ता है मिडिल हिमालयन रेंज और इसके साउथ वाले पोर्शन में या साउथ वेस्ट में विकासनगर से ऋषिकेश तक आपको मिलेगा क्या, शिवालिक रेंज। इसके वेस्ट में जो रिवर फ्लो करता है इस नदी का नाम क्या है, टॉन्स नदी, तथा इस जिले के बीचों बीच जो रिवर फ्लो करता है वो है आपका कौन सा, यमुना नदी। नेक्स्ट आगे चलते हैं और जानते हैं देहरादून जिले के बारे में। देहरादून जिले की जो स्थापना हुई है, देहरादून जिले की स्थापना 1817 में की गई थी। 1817 ईस्वी में फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो देहरादून जिले को सबसे पहले उत्तर प्रदेश के संयुक्त प्रांत के तहत एक अटैच डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और इसे सहारनपुर जिले के साथ एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया और 1817 से लेकर 1871 तक आपका ये जो 1871 तक आपका जो ये देहरादून जिला है ये लगभग अटैच डिस्ट्रिक्ट रहा, किसके साथ, सहारनपुर जिले के साथ। 1871 में हमने इसको पूरी तरह से सहारनपुर जिले से या सहारनपुर जिले से क्या, स्वतंत्र जिला बनाया था, कब, 1871 में। इसके बाद आगे देखते हैं आप कि जब 1817 में कुमाऊं कमिश्नर आते हैं, ट्रेल साहब कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर, तो वो 1817 में देहरादून जिले की स्थापना करते हैं और 1817 से 1826 तक इसको संयुक्त प्रांत के अंतर्गत रखते हैं। इसके उपरांत 1826 में जब आप आगे गए तो आपने देखा कि कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल ने इस देहरादून जिले को कुमाऊं कमिश्नरी में या कुमाऊं मंडल के अंतर्गत शामिल कर दिया था, कब, 1826 में। इस प्रकार से ये 1826 में किसके अंतर्गत शामिल हुआ, कुमाऊं कमिश्नरी में। 3 साल तक देहरादून जिला कुमाऊं कमिश्नरी में रखा कर्नल ट्रेल ने और इसके बाद उन्हें अपनी इस भूल का पता लगा और एक बार फिर इन्होंने 1829 ईस्वी में कुमाऊं कमिश्नरी से इसको हटाकर पुनः आपका किस मंडल में शामिल कर दिया, तो मेरठ मंडल के अंतर्गत शामिल कर दिया। किस मंडल में शामिल कर दिया, तो मेरठ मंडल में शामिल कर दिया, कब, 1829 में। और लगभग 1975 ईस्वी तक आपका ये जो जिला रहा है देहरादून जिला, ये किसमें शामिल रहा, तो मेरठ मंडल के अंतर्गत ही ये शामिल रहा। इसके बाद आगे चलेंगे तो आप देखेंगे कि 4 जून 1975 ईस्वी को इसे गढ़वाल मंडल का एक स्वतंत्र डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया और इस प्रकार से देहरादून जिले को गढ़वाल का एक फ्री जिला या स्वतंत्र जिले के रूप में स्थापित किया गया। एक बार फिर जरा देखते हैं इसको। सबसे पहले आपने इसको 1817 में कर्नल ट्रेल ने उत्तर प्रदेश के संयुक्त प्रांत में रखा तथा अटैच डिस्ट्रिक्ट बनाया, किस जिले के साथ, सहारनपुर जिले के साथ, जिसके साथ ये 1871 तक अटैच डिस्ट्रिक्ट के रूप में रहा। देन आपने देखा कि 1826 में ये जो कर्नल ट्रेल रहे कुमाऊं कमिश्नर, इन्होंने इसको 1826 में किसमें मिला दिया, कुमाऊं कमिश्नरी के अंतर्गत। 3 साल तक कुमाऊं कमिश्नरी में रखने के बाद 1829 में इन्होंने कुमाऊं कमिश्नरी से हटाया
और इसे किसमें शामिल कर दिया, मेरठ मंडल में। और 4 जून 1975 ईस्वी तक को इसको मेरठ मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल का एक क्या बना दिया गया, स्वतंत्र डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। तो इस प्रकार से हमारे पास पहला जो सीक्वेंस आता है किसी भी जिले का, वो स्थापना का क्रम है। और अगर आप देखें तो ये उत्तराखंड में स्थापित होने वाला पहला जिला है। स्थापना के क्रम में सबसे पहले उत्तराखंड के जिस डिस्ट्रिक्ट की स्थापना की गई थी वो था आपका क्या, देहरादून जिला। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसके बाद आप जानते हैं कि देहरादून जनपद के जो उपनाम है, जो इसके सब नेम है, क्या क्या नाम है। तो पहला नाम फ्रेंड्स हमको इसका मिलता है क्या, प्राचीन इतिहास की अगर हम बात करेंगे, प्राचीन इतिहास मतलब पुराणों में जो लिखा गया है, प्राचीन काल में जो लिखा गया है, महाभारत या रामायण में जिस इतिहास का उल्लेख है, जो वहां पर ये बताया गया है कि इसका नाम क्या है, द्रोण नगरी के नाम से जाना जाता है। और द्रोण नगरी नाम रखने के पीछे तथ्य ये रहा आपका कि यहाँ पर क्या है, देहरादून के आसपास एक नदी बहता है और इस नदी का नाम क्या है, तमसा नदी है। कौन सा रिवर बहता है, तमसा नदी। और इस तमसा नदी के तट पर महाभारत काल में जो धनुर्विद्या के गुरु थे, महाभारत कालीन महान धनुर्विद्या के शिष्य, जिनका नाम क्या था, द्रोणाचार्य। इन द्रोणाचार्य का आश्रम हुआ करता था। ये जो धनुर्विद्या के गुरु थे, क्या गुरु द्रोणाचार्य का क्या हुआ करता था, आश्रम हुआ करता था। अर्थात कि वो इसी क्षेत्र में धनुर्विद्या की क्या दिया करते थे, शिक्षा दिया करते थे अपने शिष्यों को। तो इन्हीं के नाम के आधार पर ऋषि द्रोणाचार्य का आश्रम होने के कारण ही इस स्थान को या देहरादून जिले का हम पहला नाम क्या देते हैं, अपना द्रोण नगरी कहते हैं। ठीक है, सेकंड इससे आगे चलेंगे तो दूसरा जो हमें नाम मिलता है वो है आपका क्या, देहरादून। देहरादून के पीछे अगर आप देखेंगे, देहरादून के पीछे का जो तथ्य दिया रहता है कि किस प्रकार से इसे देहरादून, किस आधार पर देहरादून इसका नाम रखा गया था, तो इसको हम जानेंगे अभी कि क्यों इसको जो देहरादून कहा जाता है। थोड़ा सा इसमें देखते हैं आगे। सबसे पहले ये जो देहरा शब्द है, ये देहरा शब्द आपका बना हुआ है डेरा से। किससे, डेरा से। और जितने भी सिख गुरु हुए हैं, इन्होंने जहां पर अपनी गद्दी स्थापित की ना, उस स्थान को सिख धर्म में क्या कहा गया, डेरा कहा गया है। तो यदि आप इस क्रम में देखेंगे तो 1676 ईस्वी में सिखों के ये जो गुरु रामराय थे, ये गुरु रामराय देहरादून क्षेत्र में आकर बस गए थे। अर्थात जब औरंगजेब या दिल्ली से ये वापस लौटे मुगल साम्राज्य से, तो इन्होंने देहरादून में शरण ली थी या देहरादून में आकर ये बस गए थे। इस समय देहरादून के जो शासक थे, गढ़वाल के जो राजा थे, वो फतेहपति शाह थे। कौन थे, फतेहपति शाह। और फतेहपति शाह से इन्होंने देहरादून में रहने के लिए डेरा या जमीन मांगा था। और इस प्रकार से गुरु रामराय ने 1676 में डेरा डाला था, कहां, इस क्षेत्र में। तो इसीलिए जो शब्द बना वो पहला शब्द आपका निकल कर आया क्या, डेरा। आगे का इतिहास में आपको नामकरण वाली सीरीज में बता दूंगा कि कैसे 1687 में इसी क्षेत्र में गुरु रामराय का डेथ हुआ। 1699 में इनकी जो विधवा पत्नी है पंजाब कौर, इन्होंने इनकी स्मृति में यहाँ पर गुरुद्वारे के निर्माण करना शुरू किया तथा जो 1707 में बनकर तैयार हुआ। और ये जो गुरुद्वारा बना है, ये मुगल शैली में बना हुआ एक क्या है, गुरुद्वारा है, जहां आज झंडा मेला का आयोजन किया जाता है। तो सेकंड जो शब्द हमारा देहरा बना है, ये किससे निकल कर आया है, तो डेरा। और डेरा किसने डाला था, तो सिख गुरु रामराय ने। कब आए थे, तो 1676 में। और कब इनका मृत्यु हुआ यहाँ पर, तो 1687 ईस्वी के आसपास इनका डेथ हो गया था। कहाँ, देहरादून के क्षेत्र में। दो नाम आपके हो गए, द्रोण नगरी ऋषि द्रोणाचार्य का आश्रम हुआ करता था देहरादून, डेरा डाला किसने, सिख गुरु रामराय ने। और दून आप जब भी पढ़ेंगे जियोग्राफिकल वे में, तो दून ऐसे एरिया को कहा जाता है मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये आपका कौन सा हिमालय है, मध्य हिमालय। कौन सा हिमालय, मध्य हिमालय, जो उत्तराखंड के कितने जिलों में फैला है, 9 जिलों में। उत्तराखंड में जितने भी बुग्याल, ग्रासलैंड, घास के मैदान, जितने भी आपके जो है पर्यटक स्थल, मसूरी, रानीखेत, अल्मोड़ा, ये सारे के सारे जितने भी आपके मिनरल मिलते हैं, मैग्नेसाइट, आपका बेराइट्स, आपका लोहा, आपका तांबा, मैक्सिमम आपको कहाँ मिलते हैं, मिडिल हिमालयन रेंज में। मिडिल हिमालय के बीच तथा शिवालिक, ये इधर कौन सा हिमालय आपका मिलेगा आपको, शिवालिक। इसके बीच के जो समतल मैदान होते हैं, इन्हीं को ज्योग्राफी में हम क्या कहते हैं, दून कहा जाता है। और उत्तराखंड में अगर आप वर्तमान समय की बात करें तो मुख्यतया लगभग कितने दूनों का आपको देखने को विस्तार मिलता है, तो 8 दून आपको देखने को मिलते हैं। जिसमें अगर हम एक तरफ से शुरू करेंगे पेपर में जो आते हैं, तो पहला दून जो आपके लिए आता है, ये आता है हर की दून।
और ये जो हर की दून है आपका, ये उत्तरकाशी के अंतर्गत आता है। इसके बाद सेकंड जो दून आता है वो आपका पचमादून वैली में, सेकंड दून आता है क्या, पचमादून, जो आपका विकास नगर से लेकर हरबटपुर या देहरादून तक का एरिया है। तीसरा जो दून आता है ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा दून है जो 75 किलोमीटर में विस्तृत है और इसको आप क्या कहते हैं, देहरादून कहते हैं। चौथा जो दून आता है आपका, ये पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत आप जाते हैं और यहाँ आप देखते हैं कि कौन सा दून आ जाता है, चौखम दून आता है पौड़ी गढ़वाल में। पांचवा जो दून आपके लिए आता है ये पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत ही आप जाते हैं और ये आपका कौन सा दून है, कोठार दून। छठा जो दून आता है ये कॉर्बेट नेशनल पार्क, आप सभी जानते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो पौड़ी और नैनीताल के बीच में अवस्थित है। कॉर्बेट का ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो पौड़ी गढ़वाल के पास है, लगभग 312 वर्ग किलोमीटर एरिया पौड़ी के पास है और 208 इसका कहाँ है, नैनीताल के पास। इस प्रकार से ये लगभग 520 वर्ग किलोमीटर के एरिया में है। और इस कॉर्बेट नेशनल पार्क के नैनीताल वाले पोर्शन में उत्तराखंड का अगला दून आता है जिसे आप क्या कहते हैं, पाकनी दून के नाम से जानते हैं। इसके बाद आगे आप चलेंगे तो उत्तराखंड का जो 7वां दून आता है आपका वो कोटा दून के नाम से आता है और ये कोटा दून आपका कहाँ मिलता है, तो ये भी नैनीताल में मिलता है। और फिर आपका उत्तराखंड का 8वां और अंतिम जो दून आता है ये आपका कौन सा है, नंदौर दून आता है। और नंदौर दून की अगर बात करेंगे आप तो ये ट्राई जंक्शन पॉइंट पर आता है। इधर आपका नैनीताल है, इधर आपका चंपावत है और नीचे आपका क्या है, उधम सिंह नगर। इधर क्या है, चंपावत, इधर क्या है, चंपावत और इधर क्या है, नैनीताल। तो इसके बारे में आगे विश्लेषण करेंगे, पूरा जानेंगे मैपिंग से। तो दून, डेरा और दून को मिलाकर ही दूसरा जो नाम बना वो आपका क्या है, देहरादून बना। इसके अतिरिक्त इसके अन्य नाम भी जाने जाते हैं, जैसे अत्यधिक वनों की अधिकता के कारण वन नगर, आईएनए की स्थापना के कारण सैनिक नगर, लीची के उत्पादन की अधिकता के कारण लीची नगर, शिव की राजधानी और पृथ्वीपुर। आप जानते हैं कि ये जो पृथ्वीपति शाह शासक बने, महीपति शाह के जो पुत्र हैं जिन्होंने देहरादून में पृथ्वीपुर शहर भी बसाया था, उन्हीं के आधार पर इसका जो है नाम दिया जाता है, क्या, पृथ्वीपुर के नाम से जाना जाता है। तो नामकरण की अगर बात करें तो पहला वन नगरी, सेकंड देहरादून, तीसरा वन नगर, सैनिक नगर, लीची नगर, शिव की राजधानी और पृथ्वी नगर या पृथ्वीपुर के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीपुर शहर किसने बताया था, पृथ्वीपति शाह के द्वारा बसाया गया था। अब नेक्स्ट इससे आगे चलते हैं, देखते हैं देहरादून के अन्य आंकड़े या डाटा देहरादून जनपद की का विस्तार के बारे में, है ना। तो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे कि ये जो हमारा जिला है देहरादून जिला, ये जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा देहरादून, ये वाला डिस्ट्रिक्ट, इसका जो क्षेत्रफल है टोटल, इसका टोटल एरिया जो है वो कितना है, तो ये कितना है, 3088 वर्ग किलोमीटर। कितना आता है इसका टोटल एरिया, तो 3088 वर्ग किलोमीटर में आता है क्या, देहरादून जिला। भारत के क्षेत्र अगर बात करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड का ये देहरादून कौन सा जिला है, तो कौन सा रैंक रखता है हमारे ये डिस्ट्रिक्ट, तो 7वां रैंक रखता है। कौन सा रैंक रखता है, तो 7वां रैंक रखता है। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया का जो एरिया था वो था 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और ये विश्व का लगभग कितना परसेंट बढ़ता था, तो 2.3% बनता है। ठीक है, आगे उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे तो ये है 53,483 वर्ग किलोमीटर और भारत के क्षेत्रफल का उत्तराखंड के पास कितना है, तो 1.69% जो एरिया आता है इंडिया के टोटल एरिया का, वो किसके पास आता है, तो उत्तराखंड के पास आता है। दैट मीन्स ये जो हमारा जिला है ये टोटल इंडिया का कितना परसेंट अपने पास रखता है, तो 1.69% में है। अब आगे देखिए उत्तराखंड का भारत में 19वां स्थान क्षेत्रफल के आधार पर बनता है। कौन सा स्थान बनता है, तो 19वां। तेलंगाना से पहले जब तेलंगाना नहीं बना था, अर्थात आप सभी जानते हैं कि 2 जून 2014 को भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 के तहत ये जो हमने भारत का 29वां राज्य बनाया था तेलंगाना को, इसके बाद ये जो रैंक है ये 18 से बढ़कर कहां पहुंच गया था, 19 पहुंच गया था। नहीं तो इससे पहले ये एरिया में कौन सा रैंक रखता था, 18वां रैंक रखता था। चलिए आगे चलते हैं, यहां से थोड़ा सा देखते हैं कि उत्तराखंड के क्षेत्रफल के आधार पर 4 जो बड़े जिले हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं सबसे बड़ा जो एरिया में जिला है वो कौन सा है आपका, उत्तरकाशी। यहाँ थोड़ी सी एक बात आप स्पष्ट कर लीजिएगा कि यदि आप पेपर दे रहे हैं ग्रुप सी या जिसको आप कहते हैं यूके ट्रिपल एससी का अगर आप पेपर दे रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग उत्तराखंड का एरियाज में जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो कौन आता है, उत्तरकाशी।
यदि आप लोक सेवा आयोग का पेपर दे रहे हैं, यूकेपीएससी का पेपर आप फेस कर रहे हैं, तो आप देखिएगा कि वो इस स्थान पर उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला किसको मानता है, चमोली को। और चमोली के बारे में वो लिखता है कि चमोली लगभग जो है, चमोली का अगर बात करेंगे तो 8030 वर्ग किलोमीटर के साथ उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है। लेकिन तब जब आप यूकेपीएससी का कोई पेपर दे रहे हैं, अगर आप यूकेपीएससी को फेस कर रहे हैं, तो देन आपका सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, उत्तरकाशी। इसके बाद आगे चलते हैं, उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा जिला यूकेपीएससी के आधार पर ये आपका आता है कौन, चमोली। और इसका एरिया कितना है, 7625 वर्ग किलोमीटर एरिया लेकर उत्तराखंड में सेकंड रैंक रखता है कौन सा जिला, चमोली जिला। इसके बाद थर्ड जो रैंक रखता है वो पिथौरागढ़ है आपका, और ये 7090 वर्ग किलोमीटर एरियाज के साथ उत्तराखंड में तीसरा रैंक रखता है, किसमें, एरिया में या क्षेत्रफल में। और चौथा जो सबसे बड़ा जिला है उत्तराखंड का एरिया के आधार पर, वो क्या है, पौड़ी गढ़वाल अपना रैंक रखता है। इसी में हमने देखा कि आपका जो देहरादून जिला है वो उत्तराखंड में क्षेत्रफल में कौन सा रैंक रखता है, तो 7वां रैंक रखता है। चलिए आगे देखते हैं, उत्तराखंड क्षेत्रफल में उत्तराखंड के 4 छोटे जो जिले बनते हैं, ये जो 4 सबसे छोटे जिले हैं ये कौन कौन से हैं। इसमें पहला देखेंगे हम कि सबसे छोटा जो जिला है वो कौन सा है, चंपावत। चंपावत कुमाऊं मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है, और चंपावत का जो एरिया बनता है, आपको डाटा याद रखना है क्योंकि आजकल का यूकेपीएससी का जो परीक्षा पैटर्न है उसमें आपको पेयर करने को देगा वो कि किस आपको एरिया पेयर करना है। चंपावत का कितना है, रुद्रप्रयाग का कितना है, तो थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ चंपावत का एरिया 1766 वर्ग किलोमीटर, और इस आधार पर उत्तराखंड का एरिया में सबसे छोटा जो जिला बनता है आपका वो कौन है, चंपावत है। इसके बाद दूसरा सबसे छोटा जो जिला है एरिया के हिसाब से आपका, वो आपका रुद्रप्रयाग है, जो कि गढ़वाल मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद तीसरा जो सबसे छोटा जिला बनता है आपका एरिया के हिसाब से वो कौन सा है, बागेश्वर। और बागेश्वर का कुल एरिया है 2240 वर्ग किलोमीटर। हर पुस्तक में थोड़ा सा ये जो डाटा है ये ऊपर नीचे होता रहता है, तो थोड़ा इस पर भी ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद अंतिम जो है आपका वो हरिद्वार चौथे नंबर पर उत्तराखंड का क्षेत्रफल में जो चौथा रैंक रखता है वो कौन है, हरिद्वार हो गया, 2360 वर्ग किलोमीटर एरिया रखता है ना। तो 4 सबसे बड़े 4 सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट आपने जान लिए हैं। अगर देहरादून का एरिया पूछेगा तो 3088 वर्ग किलोमीटर। अगर वो पूछेगा कि ये उत्तराखंड में क्या रैंक रखता है, तो एरिया में 7वां रैंक रखता है। यदि ये पूछेगा कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और यदि ये पूछेगा इसके बाद कि उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 53,483 वर्ग किलोमीटर है। और ये इंडिया के कुल एरिया का 1.69% एरिया कवर किया हुआ है, कौन, उत्तराखंड आपका, है ना। इसके बाद आगे चलेंगे कि उत्तराखंड का क्या स्थान बनता है, तो 19वां स्थान। 4 बड़े जिले तो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और पौड़ी, 4 छोटे जिले एरिया में तो और हरिद्वार। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और बेसिक इंट्रो देहरादून जिले का। तो अगला हम बात करते हैं देहरादून जिले के पॉपुलेशन के ऊपर कि आखिर उत्तराखंड की जो कुल पॉपुलेशन है आपका 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, जो 2013 में आपका अंतिम डाटा आया था, इसके अकॉर्डिंग उत्तराखंड की कुल जो जनसंख्या बनती है वो आपका बना था क्या, लगभग 1,86,292 लोग 2013 में जब सेंसस का अंतिम डाटा पेश किया गया तो उसके तहत उत्तराखंड में निवास करते हैं। अब हम देखते हैं कि देहरादून की कुल जनसंख्या कितनी है। ये 2011 के सेंसस का डाटा है और इसके अकॉर्डिंग यदि आप देखेंगे तो 16,96,694 लोग कहाँ रहते हैं, देहरादून जिले में। 16,96,694 लोग आपको कहाँ मिलेंगे, देहरादून में। यानी कि 1 करोड़ में से लगभग 17 लाख लोग जो निवास करते हैं वो किस जिले में रहते हैं, तो देहरादून जिले के अंतर्गत रहते हैं। इसमें आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कि जनसंख्या में देहरादून डिस्ट्रिक्ट का उत्तराखंड में स्थान क्या आता है, तो सेकंड स्थान आता है। पहले नंबर पर अगर बात करेगा या पहला स्थान जब भी आपको पूछे तो वो हरिद्वार जिला लगभग 18,92,000 लोगों के साथ पहला रैंक रखता है, या आप कह लीजिए कि लगभग 19 लाख लोगों को साथ हरिद्वार उत्तराखंड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट है। आगे चलते हैं, भारत की कुल जनसंख्या अगर आप देखेंगे तो एग्रीगेट जो पॉपुलेशन आया था सेंसस 2011 में, ये लगभग 1,21 करोड़ लगभग टोटल जो है 1,93,422 लोग भारत में रहते हैं, जो विश्व की जनसंख्या का कितना है, 17.70% है। यदि आप वर्तमान 2021-22 की बात करें तो 1
अरब 38 या 40 करोड़ पॉपुलेशन रहता है कहाँ, इंडिया में। और 2027 में जहां तक आपके जनसंख्या का डाटा है, आप दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला देश बनने वाले हैं। ये अभी जो बात करेगा वो 1 अरब 40 करोड़ के आसपास है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। और पूरे वर्ल्ड का कितना पॉपुलेशन यहाँ रहता है, तो 17.70 जो पॉपुलेशन है वो कहाँ निवास करता है, तो भारत में पूरे वर्ल्ड का। जनसंख्या के आधार पर उत्तराखंड का भारत में जो रैंक आता है वो कौन सा स्टेट आता है, तो 20वां राज्य है। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का अगर आप देखेंगे तो 0.84 या कुछ किताबें आपको यहाँ पर 0.83 भी देगी, तो 0.84 या 83 जो % है टोटल इंडिया की पॉपुलेशन का, वो कहाँ निवास करता है, तो आपके इस पर्वतीय राज्य उत्तराखंड के अंतर्गत निवास करता है। कितना, 0.84, या अगर आप यूकेपीएससी दे रहे हैं तो 0.83 पॉइंट करता है वो 83%। इसके बाद आगे चलते हैं तो देखते हैं हम आगे जाकर कि उत्तराखंड के 4 सर्वाधिक जो पॉपुलेशन वाले डिस्ट्रिक्ट हैं वो कौन कौन से हैं। और ये भी आपको सीक्वेंस ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग वो किस जिले का है, तो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट का। और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में अगर 2011 का आप डाटा देखेंगे तो आप देखेंगे कि 18,90,422 लोग, कई डाटा आपको 18,92,000 मिलता है। कोई दिक्कत नहीं, आप लगभग एग्रीगेट बता दीजिएगा। इसके बाद सेकंड जो मिलती है आपको पॉपुलेशन उत्तराखंड में सबसे ज्यादा, वो कहाँ, देहरादून जिले की। आपने देखा 16,96,694 लोग यहाँ पर 2011 के सेंसस में निवास करते थे। तीसरा उधम सिंह नगर 1940 में आप देखेंगे कि उधम सिंह ने, जिसने भारत में जलियांवाला बाग जो हत्याकांड कराया था जनरल डायर, उनकी ब्रिटेन जाकर हत्या करी थी, तो इन्हीं के नाम पर हमने इस जिले का नाम रखा था क्या, उधम सिंह नगर, जिसको 1995 में आपने उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट बनाया था। इसकी बात करेंगे आगे जब भी डिस्ट्रिक्ट आएगा। और इस जौहर डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में जनसंख्या के आधार पर तीसरा रैंक रखता है। और इसके पास जो टोटल पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग वो 16,48,902 लोग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इस आधार पर तीसरा सबसे बड़ा जो पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट है वो आपका क्या है, उधम सिंह नगर। नामकरण 1940 और डिस्ट्रिक्ट के रूप में बनकर आएगा कब, 1995 में बात करेंगे जब डिस्ट्रिक्ट पर बात। अगला है नैनीताल, और नैनीताल उत्तराखंड में चौथा रैंक रखता है सर्वाधिक पॉपुलेशन में। यहाँ आपको मिलेंगे 9,54,605 लोग 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। आगे चलते हैं, देखते हैं उत्तराखंड के न्यूनतम जनसंख्या वाले जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे कम जो पॉपुलेशन आपको मिला 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग वो आपको देखने को मिला किस जिले का, रुद्रप्रयाग जिले का। और रुद्रप्रयाग में कुल निवास करने वाले लोग हैं 2,42,285 लोग रहते थे कब, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है वो आपका चंपावत है, और चंपावत में भी 2,59,648 लोग रहते हैं 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। फिर बागेश्वर की अगर आप बात करेंगे तो 2,59,898 लोग आपको बागेश्वर में भी मिलेंगे कब, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। लगभग 200-250 लोग ज्यादा हैं चंपावत से कहाँ, बागेश्वर में। इसके बाद चौथा जो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है वो आपका उत्तरकाशी है, और यहाँ रहते हैं 3,30,086 लोग, है ना। तो चौथा सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है आपका वो कौन है, उत्तरकाशी। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं देहरादून जिले के बारे में। अगला जो बात है पॉपुलेशन डेंसिटी। आप सभी लोग जानते होंगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी को निकाला कैसे जाता है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, राज्य का, देश का टोटल क्षेत्रफल उसकी जनसंख्या से यदि आप डिवाइड कर देंगे तो उसका जो आंसर निकलेगा उसी को आप क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व। और इसका जो आकलन करते हैं आप प्रति वर्ग किलोमीटर के आधार पर आकलन करते हैं। इस आधार पर यदि आप देखेंगे तो ये जो डिस्ट्रिक्ट देहरादून है हमारा, यहाँ का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ये 549,549 लोग यहाँ रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। और 549 लोगों के साथ प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ ही उत्तराखंड में पॉपुलेशन डेंसिटी में कौन सा स्थान रखता है, तो तीसरा स्थान रखता है।
अब आगे जानते हैं कि ये जो विश्व है हमारा वर्ल्ड है, इसका पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है। तो वर्ल्ड की अगर आप बात करेंगे, यानी कि वर्ल्ड की जनसंख्या को यदि आप पूरे वर्ल्ड के एरिया से डिवाइड करेंगे तो पूरे विश्व में 61 लोग प्रति वर्ग या 61 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में आपको मिलेगा विश्व का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है आपका। इसके बाद आप आगे चलेंगे तो भारत का जनसंख्या घनत्व देखेंगे आप कि भारत में 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 382 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते थे। यदि आपको भारत से इससे ज्यादा वो क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा कि बताइए भारत का वह कौन सा राज्य है जहां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है 2011 के अकॉर्डिंग, तो ये राज्य आपका कौन सा बनता है, बिहार। और बिहार में रहते हैं 1102 व्यक्ति या 1101 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। और यदि और ज्यादा पूछेगा इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश उसने दे दिया आपको यूटी, तो फिर आप जाएंगे किसके साथ, दिल्ली के साथ। दिल्ली में रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में 11,000 लोग, जो कि इंडिया का सबसे डेंस बटा हुआ यूनियन टेरिटरीज है। इसके बाद यही से पूछेगा कि सबसे कम डेंसिटी किसका है, तो ये आपका आता है अरुणाचल प्रदेश का। और यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में आपको कितने लोग मिलेंगे, 17 लोग मिलेंगे, जो सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट बनता है कहाँ का, इंडिया का। चलिए आगे चलते हैं। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व अगर एग्रीगेट पूछेगा आपसे, एवरेज पूछेगा बेटा, तो ये लगभग आपका बनता है 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अर्थात यदि आप उत्तराखंड के टोटल एरिया 53,483 को यहाँ की जनसंख्या 1,86,292 से डिवाइड करते हैं, तो आपके लिए जो उसके बाद आंसर मिलेगा वो हम देखेंगे कि यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में 189 व्यक्ति आपको देखने को मिलेगा। तो उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे चलते हैं जनसंख्या घनत्व में उत्तराखंड का स्थान भारत में। तो भारत में ये जनसंख्या घनत्व में पॉपुलेशन डेंसिटी में 25वां स्थान लगता है। अब देखिए जानते हैं कि उत्तराखंड के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला है और यहाँ 801 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं और सबसे ज्यादा डेंस है कहाँ, उत्तराखंड में। सेकंड जो उत्तराखंड का डेंस जिला है वो है आपका उधम सिंह नगर। और उधम सिंह नगर की यदि आप बात करते हैं तो उधम सिंह नगर 649 लोगों के साथ प्रति वर्ग किलोमीटर में सेकंड रैंक रखता है। अगर आप आगे चलें इसके बाद तो देखेंगे उत्तराखंड का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो ये हमारा ये कौन सा जिला आता है, तो देहरादून जिला आता है, जो 549 लोगों के साथ प्रति वर्ग किलोमीटर में तीसरे नंबर पर आता है। इसके बाद जानते हैं नैनीताल जिले को। और नैनीताल जिले का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है आपका, ये लगभग 225 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब आप देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 4 जिले। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपको मिलेगा उत्तराखंड में किसका, उत्तरकाशी जिले का। और इसका जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, 41 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सेकंड आप बात करेंगे दूसरा जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वो हमारा चमोली है। और चमोली 49 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ उत्तराखंड का दूसरा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। तीसरा पिथौरागढ़ 68 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ उत्तराखंड में पॉपुलेशन डेंसिटी में तीसरा स्थान रखता है। और चौथा बागेश्वर 116 लोगों के साथ या 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ उत्तराखंड में चौथा रैंक रखता है, सबसे कम में। एक बार फिर देख लेते हैं जल्दी से। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जिला है वो आपका हरिद्वार है 801। दूसरा जो सर्वाधिक आपका पॉपुलेशन डेंसिटी वो आपका उधम सिंह नगर 649। तीसरा जो है आपका वो आपका देहरादून 549। चौथा जो आपका आता है वो आपका क्या, नैनीताल 225 लोगों के साथ चौथा रैंक रहता है। सबसे कम की बात कर लेते हैं तो उत्तराखंड में सबसे कम रहता है उत्तरकाशी, 41 लोग यहाँ रहते हैं। चमोली 49 व्यक्ति रहते हैं। इसके बाद पिथौरागढ़ 68 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और इसके बाद बागेश्वर 116 लोगों के साथ सबसे कम में चौथा रैंक रहता है। इसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट में लिंगानुपात की बात कर लेते हैं। लिंगानुपात जिसको आप सेक्स रेशियो भी कहते हैं, इसका सामान्य मीनिंग ये है कि 1000 पुरुषों पर एवरेजन औसतन महिलाओं की संख्या, शिशुओं पर बालिकाओं की संख्या क्या है, और इसी को हम क्या कहते हैं, सेक्स रेशियो या लिंगानुपात की बात करते हैं। यदि हम इस पर आगे देखें तो देहरादून जनपद का, जिस पर हम अभी अध्ययन कर रहे हैं, जिस जिले के बारे में हम अभी अच्छे से जान रहे हैं वो देहरादून जिला है। तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि इसका जो जनसंख्या, इसका जो लिंगानुपात है, यहाँ 902 महिलाएं रहती है
कितने हजार पुरुषों पर, 1000 पुरुषों पर। और इस आधार पर ये उत्तराखंड में सबसे कम लिंगानुपात में दूसरा स्थान रखता है, अर्थात सबसे कम लिंगानुपात वाला दूसरा जिला है कौन, देहरादून सबसे कम है हरिद्वार के पास। अभी देखते हैं आगे उत्तराखंड में ये 12वां स्थान रखता है लिंगानुपात के क्रम में कौन, देहरादून जिला। यदि आप यहाँ से आगे जाएंगे तो विश्व का जो लिंगानुपात है आपका, विश्व का जो लिंगानुपात है आपका, विश्व का जो लिंगानुपात वर्तमान में आपको मिलेगा, विश्व का लिंगानुपात काउंट होता है, विश्व में 100 महिलाओं पर जो पुरुषों की संख्या औसतन आती है वो है 101 या 101.68। तो विश्व में 100 पर ये लिंगानुपात काउंट होता है, महिला 100 रहता है, और इन पर पुरुषों की संख्या देखेंगे आप तो 101.68 पुरुष प्रति 100 महिलाओं के ऊपर है या महिलाओं पर है। भारत का लिंगानुपात की बात करेंगे आप तो भारत में जब अंतिम डाटा आया था हमारा, यहाँ थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं मैं आपको, तो अंतिम डाटा में जो रहा था वो 943 महिलाएं रही थी कहाँ, 1000 पुरुषों पर। और कुछ वन लाइनर किताबें या छोटी मोटी जो पुस्तकें हैं वो आपको फिलहाल यही दिखाती है, जो कि बिल्कुल आपका गलत डाटा है। एक्यूरेट जो है जब अंतिम डाटा आया 2013 में, तो भारत का जो लिंगानुपात था वो 940 महिलाएं थी कितना, 1000 पुरुषों पर। इसके बाद आगे गए आप तो उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात आपने देखा कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग अगर उत्तराखंड को देखें आप सेक्स रेशियो के आधार पर, अर्थात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के आधार पर उत्तराखंड को देखें तो 1000 पर 963 महिलाएं मिलती है कहाँ, उत्तराखंड में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से, तो लिंगानुपात के आधार पर उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान आता है, 13वां स्थान आता है, अर्थात किस स्थान पर है तो 13वां रैंक आता है। इसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले देहरादून जिले के, उत्तराखंड के 4 जिले कौन से हैं। तो पहला जो स्थान आता है वो आपका किसका आता है, अल्मोड़ा का आता है। और अल्मोड़ा में जो महिलाओं की संख्या है ये 1139 महिलाएं हैं, कितने पुरुषों पर, 1000 पुरुषों पर। इस आधार पर ये जो अल्मोड़ा है ये भारत का दूसरा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला क्या है, जिला है। यहीं पर आप देखेंगे कि भारत का जो सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला है ये केरल का माहे जिला है। क्या जिला है, केरल का माहे। और माहे जो है केरल के अंतर्गत पुदुचेरी का एक भाग है। यदि आप देखें पांडिचेरी राज्य को थोड़ा सा देख लीजिएगा इस वाले फैक्ट को यहाँ, तो ये इंडिया का हमारा मैप बनता है, साउदर्न इंडिया का, और यहाँ पर आपका ये केरल आता है इस साइड, ये तमिलनाडु है और ये आंध्र प्रदेश है। केरल में पांडिचेरी का जो पार्ट है उसको आप कहते हैं क्या, माहे। तमिलनाडु में पांडिचेरी का जो भाग है इसको कहते हैं आप क्या, कराईकल। और इसके बाद आंध्र प्रदेश में जो आता है इसको कहते हैं आप येनम। पांडिचेरी जो वास्तव में वो किस राज्य में है, तमिलनाडु में। तो पांडिचेरी का ही एक पार्ट है माहे जो केरल के अंतर्गत आता है, और ये इंडिया में सबसे ज्यादा लिंगानुपात रहता है। इसका जो लिंगानुपात है वो लगभग 1186 या 1184 समथिंग ऐसा है जो इंडिया में रहता है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला क्या है, जिला है। इसके बाद दूसरा जो लिंगानुपात वाला भारत का सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला है वो कौन है, अल्मोड़ा। और तीसरे नंबर पर 1136 महिलाएं 1000 पुरुषों पर रहती हैं केरल के कन्नूर जिले में। इसके बाद आगे चलते हैं, आप देखते हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जो जिला है वो अल्मोड़ा है। दूसरा सबसे ज्यादा 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या वाला जिला है क्या, रुद्रप्रयाग। तीसरा जो जिला है आपका वो है पौड़ी गढ़वाल, जहां 1000 पुरुषों पर 1103 महिलाएं रहती हैं। और चौथा जो जिला आता है आपका वो आपका है बागेश्वर, जहां 1000 पुरुषों पर 1090 महिलाएं मिलती है आपको। तो इस आधार पर 4 सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। इसके बाद जानते हैं कि उत्तराखंड के 4 न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन है। तो सबसे कम जो लिंगानुपात आता है आपका वो किस जिले का है, हरिद्वार जिले का। और हरिद्वार में 1000 पुरुषों पर लगभग 880 महिलाएं आपको मिलती हैं, और सबसे कम लिंगानुपात रखता है ये कहाँ, उत्तराखंड में। सेकंड आप देखेंगे तो देहरादून जिस जिले की हम बात कर रहे हैं ये दूसरा स्थान रखता है सबसे कम लिंगानुपात में, और 902 महिलाएं यहाँ 1000 पुरुषों पर मिलती है। तीसरा जो रैंक रहता है आपका वो उधम सिंह नगर जिला है, यूएस नगर, जिसको उधम सिंह के नाम पर नाम रखा गया। और अभी मैंने बोला कि 1995 में जिले के रूप में आया। इसका जो लिंगानुपात है वो 920 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। और चौथा सबसे कम में है कौन, नैनीताल, जहां 1000 पुरुषों पर 934 महिलाएं आपको मिलती हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, यहाँ से भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला मैंने अभी आपको बताया कि पुडुचेरी है,
और ये पुडुचेरी या पांडिचेरी का कौन सा माहे जो केरल में आता है और लगभग 1186 या 84 के साथ ये पहला रैंक रखता है। उत्तराखंड का जो शिशु लिंगानुपात है, शिशु लिंगानुपात को थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये लास्ट टाइम भी पेपर में पूछा गया है। शिशु लिंगानुपात का मतलब है कि 0 से 6 वर्ष के जो बालक होते हैं या जो बालिकाएं होती है, तो 0 से 6 वर्ष के बालकों पर बालिकाओं की या बच्चियों की संख्या क्या है, उसको हम शिशु लिंगानुपात कहते हैं। जरा देखिएगा, ये 2 बार अभी ग्रुप सी में रिपीट है क्वेश्चन। तो आप देखिएगा कि उत्तराखंड का जो औसत शिशु लिंगानुपात है, यहाँ 890 बालिकाएं रहती है 1000 शिशुओं पर। दैट मीन 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं वो 1000 बालक हैं और 890 उन पे क्या है, बालिकाएं हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात भी उत्तराखंड के किस जिले का है, तो अल्मोड़ा जिले का। और अल्मोड़ा में 922 बच्चियां आपको मिलेगी, कितने, 1000 बालकों पर। सेकंड जो रैंक सबसे कम अगर पूछेगा, और ये लास्ट टाइम रिपीट है क्वेश्चन आपके ग्रुप सी में ही, कि सबसे कम शिशु लिंगानुपात या न्यूनतम शिशु लिंगानुपात उत्तराखंड में किस जिले का है, तो ये पिथौरागढ़ जिले का है। और यहाँ 1000 पर 816 आपको क्या मिलेगी, बालिकाएं मिलेगी। इस आधार पर ये सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला आपका क्या है, जनपद है पिथौरागढ़। और भारत का शिशु लिंगानुपात भी आपको ध्यान रखना है कि भारत में 919 बालिकाएं मिलती है 0 से 6 वर्ष के बच्चों पे, 1000 बालकों पर कितना, 919 आपको क्या बालिकाएं मिलती है। तो ये आपका क्या था, लिंगानुपात वाला। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो 11 हो गए, चलो है। चलिए आगे चलते हैं देहरादून जिले में, जानते हैं नेक्स्ट की देहरादून जिले का जो लिटरेसी रेट है आपका, जो साक्षरता दर है वो कितना है। पहले आप ये जान लें कि एक साक्षर जो व्यक्ति होता है वो किसे कहा जाता है, तो 7 वर्ष की अवस्था, भारत में ऐसे बालक या ऐसे शिशु या ऐसे नागरिक जो 7 वर्ष की अवस्था पूरी कर चुके हैं और जिनको भारत की किसी एक भाषा को अच्छी तरह से पढ़ना, लिखना और बोलना आता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, साक्षर कहते हैं। तो 7 वर्ष से ऊपर का वह जनसंख्या या वे लोग जिनको किसी एक भाषा को अच्छी तरह पढ़ना, बोलना और लिखना आता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, लिटरेट कहते हैं या साक्षर कहते हैं। और अगर इस आधार पर देखें हम, तो हमारा जो ये डिस्ट्रिक्ट देहरादून है, इस देहरादून में टोटल जो 7 वर्ष से ऊपर के पढ़े लिखे लोग आते हैं, इनका जो परसेंटेज है औसत रूप से वो कितना है, 84.25% लोग पढ़े लिखे हैं, कहाँ के, देहरादून जिले के। और इस आधार पर उत्तराखंड में पहला स्थान रखता है देहरादून जिला, अर्थात सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जो जिला आपका बनता है उत्तराखंड में वो कौन सा है, देहरादून। और अगर उसका एवरेज साक्षरता दर देखा जाए तो 84.25% बनता है, अर्थात 100% में से यहाँ का 84.25% पॉपुलेशन ऐसा है जिनको किसी एक भाषा को पढ़ना, लिखना और बोलना आता है। यदि आप देखें इनमें से, तो देहरादून जिले का 89.40% जो मेल है या पुरुष है वो पढ़ा लिखा है, तथा 78.54 या कुछ किताबें आपको 79% भी इसको देती है, ये देहरादून जिले की क्या है, महिला साक्षरता, महिलाएं पढ़ी लिखी। और इस आधार पर उत्तराखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला भी जो जिला है आपका वो कौन बनता है, तो देहरादून बनता है। आगे चलते हैं, देखते हैं भारत की जो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग साक्षरता दर थी या जो लिटरेसी रेट था वो आपका 74.04% था, अर्थात 7 वर्ष से ऊपर पढ़े लिखे लोगों की जो संख्या है वो 74.04। उत्तराखंड की साक्षरता जो है वो औसत साक्षरता आपका क्या है, 78.82% 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। पुरुष साक्षरता, पुरुष पढ़ा लिखा इनमें से कितना, 87.40 उत्तराखंड का औसत रूप से अगर पूछा जाए। और उत्तराखंड में महिलाएं औसत रूप से पढ़ी लिखी है कितना, 70%। आगे चलते हैं, आप देखते हैं साक्षरता के आधार पर उत्तराखंड भारत में कौन सा स्थान रखता है, तो 17वां स्थान रखता है। आगे चलते हैं, यहाँ से देखते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाले जो जिले हैं, उत्तराखंड का सबसे ज्यादा जो पढ़ा लिखा जिला है आपका वो कौन सा है, देहरादून जिला 84.25% के साथ। दूसरा सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जो डिस्ट्रिक्ट है, साक्षर जिला है, वो कौन सा है, नैनीताल, और 83.88% के साथ ये सेकंड रैंक रखता है। तीसरा जो पढ़ा लिखा जिला है आपका वो कौन सा है, चमोली, और ये 82.65% के साथ तीसरा स्थान रखता है। इसके बाद आगे चलेंगे आप, तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में चौथा स्थान रखता है सर्वाधिक
साक्षरता में और 82.25% लोग पिथौरागढ़ के भी क्या है औसत रूप से पढ़े लिखे हैं। इसके बाद न्यूनतम साक्षरता वाला, अभी लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था आपका वीडियो या कनिष्ठ है, उसमें ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ था कि सबसे कम जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उत्तराखंड के किस जिले में है, तो आपके उधम सिंह नगर जिले में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है और यहाँ का 73.10% जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं। इसके बाद दूसरा सबसे कम साक्षरता वाला जिला अगर आपको देहरादून उत्तराखंड का पूछेगा तो ये आपका कौन है, हरिद्वार। तीसरा सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है, उत्तरकाशी, 75.81% लोग यहाँ के भी क्या है पढ़े लिखे हैं। इसके बाद चौथा जो सबसे कम साक्षरता वाला जिला है वो कौन है, टिहरी गढ़वाल। और अगर आप इस जिले को देखेंगे तो यहाँ के भी 76.36% लोग क्या है साक्षर है। दैट मीन 7 वर्ष से ऊपर के ऐसे लोग हैं जिनको किसी एक भाषा को अच्छी तरह से पढ़ना लिखना और बोलना आता है। इसके बाद आगे चलते हैं तो उत्तराखंड में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रुद्रप्रयाग की है, जहां पर 93.90% जो पुरुष है यहाँ का मेल है पढ़ा लिखा है। और सबसे कम पुरुष साक्षरता पेपर में आपको दिखेगा ये क्वेश्चन यहाँ से, ये हरिद्वार जिले की है और हरिद्वार जिले का पुरुष जो है 81.09% जो पुरुष है हरिद्वार का वो पढ़ा लिखा है। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला है। सर्वाधिक आपका कौन है, रुद्रप्रयाग, देन चमोली वगैरह का स्थान आता है। आगे चलते हैं उत्तराखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता अगर आपको पूछा जाएगा तो लगभग किस जिले की है, देहरादून जिले की, जो कि कितना है 78.54। और अभी किसी पेपर में आपके रिपीट हुआ है कि सबसे कम जो पुरुष साक्षरता महिला साक्षरता, सॉरी ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, सबसे कम जो महिला साक्षरता है उत्तराखंड में वो किस जिले की है, तो इसमें हम देखेंगे कि उत्तरकाशी जिले की है। उत्तरकाशी में लगभग 62.35% जो महिलाएं वो आपका क्या है साक्षर है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट, दशकीय वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर का सीधा सा मतलब है कि 10 सालों में जो जनसंख्या में इंक्रीज या डिक्रीज अर्थात जो वृद्धि या कमी आती है उसको हम क्या कहते हैं, दशकीय वृद्धि दर। जैसे आप उत्तराखंड का देखेंगे तो 2001 में उत्तराखंड की जनसंख्या लगभग एग्रीगेट कितनी थी, 84 लाख थी और 2011 में हमारा यही पॉपुलेशन आगे जाकर कितना हो गया था, तो ये लगभग हो गया था कितना, 1,86,000 के आसपास। तो लगभग कितने लोग यहाँ पर वृद्धि हुई, कितने लोग बढ़े यहाँ, तो 16 लाख लोग बढ़े। और ये जो 16 लाख लोग बढ़े 10 सालों में, इसी को साधारण शब्दों में हम क्या कहते हैं, दशकीय वृद्धि दर, 10 सालों की वृद्धि दर कहा जाता है ना। इसमें देख लेते हैं कि देहरादून की दशकीय वृद्धि दर कितनी है, तो देहरादून का जो दशकीय वृद्धि दर है वो कितना है, 32.33%। और इस आधार पर उत्तराखंड में 2000 से 2011 तक सबसे ज्यादा लोग जो बढ़े वो उधम सिंह नगर में और फिर दूसरे सबसे ज्यादा बढ़े आपके कहाँ, देहरादून में। तो ये जिला कौन सा स्थान रखता है दशकीय वृद्धि दर में, दूसरा स्थान रखता है। भारत की जो दशकीय वृद्धि दर रही है वो लगभग 17.70% रहा है, अर्थात 2001 से 2011 के बीच इंडिया का पॉपुलेशन जो इंक्रीज हुआ वो लगभग 17.5% या 17.70 है। उत्तराखंड का दशकीय वृद्धि दर अर्थात 10 सालों में जो पॉपुलेशन बढ़ा आपका, अर्थात 84 लाख से जब हम 1 करोड़ पे पहुंचे, तो इसको जब हम 84 लाख पे इसको परसेंटेज पे डिनोट किया तो जो परसेंटेज निकल कर आया आपका वो कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ, 18.81% का। और इस आधार पर ये भारत में किस नंबर पर है, 18वें स्थान पर है। आगे चलते हैं, उत्तराखंड में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर 10 सालों में जहां सबसे ज्यादा लोग बढ़े बेटा, ये वाला जो जिला आपका बनता है ये कौन सा है, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट है। सेकंड जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ आपका ये किस जिले में हुआ, तो देहरादून जिले में। तीसरा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो बढ़ा ये कहां, हरिद्वार में 30.63, देहरादून में 32.33, उधम सिंह नगर में 33.45 और नैनीताल में आपका 25.13%। ये 4 सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले। और 4 सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाले अगर आपको जिले पूछेगा तो सबसे कम जो पॉपुलेशन या जहां का नेगेटिव हो गया जनसंख्या, अगर आप पौड़ी की बात करेंगे तो पौड़ी की जो जनसंख्या 2001 में थी वो लगभग था कितना, 6,97,000। और जब हमने 2011 का सेंसस किया, जनगणना किया इस पौड़ी जिले का, तो 2011 में यहाँ कम हो गए लोग, कितने रह गए थे, 6,87,000। इसका मतलब सीधा सीधा है कि 10 सालों में कितने हजार लोग कम हुए, 10,000 लोग। और यदि आप इन लोगों को परसेंटेज में निकालेंगे तो इनका परसेंटेज आ जाएगा -1.5
2.41। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो पलायन हुआ वो किस जिले में हुआ इस दौरान? तो पौड़ी गढ़वाल में। और इसी आधार पर अभी किसी पेपर में पूछा गया था कि उत्तराखंड राज्य पलायन आयोग की स्थापना सितंबर 2017 में कहां की गई? तो पौड़ी गढ़वाल में किया गया। इसके बाद दूसरा जो सबसे कम जहां जनसंख्या वृद्धि रही वो कौन सा है? अल्मोड़ा। और यहाँ का भी जो जनसंख्या वृद्धि दर रहा वो कैसा रहा? नेगेटिव या ऋणात्मक। अल्मोड़ा में लगभग कितने हजार लोग कम हुए थे? 8,000 लोग 2001 से लेकर 2011 के बीच। और इसीलिए इसका भी जो रेशियो रहा वो -1.21 के साथ ये दूसरा सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला। अगर पॉजिटिव वृद्धि की बात करेगा, ये सीधा पेपर में आएगा, आप पेपर में गलत ना करें यहाँ से क्वेश्चन, कि सबसे कम जो वृद्धि या ऋणात्मक वृद्धि रहा वो तो पौड़ी गढ़वाल है। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन पूछा है कि सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला जहां प्लस में पॉपुलेशन गया है, तो फिर आपको क्या लगाना है? टिहरी गढ़वाल। और चौथा बागेश्वर 4.18% के साथ उत्तराखंड का चौथा सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला रहा 2011 के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नगरीय जनसंख्या की बात कर लेते हैं इसके बाद, अर्थात ऐसी पॉपुलेशन जो सिटी में निवास करती है उसका परसेंटेज या उसका डाटा हम जानते हैं कहां? उत्तराखंड के सेंस में। तो यहाँ आगे देखते हैं कि देहरादून जिले का जो नगरीय जनसंख्या है अर्थात सिटी में रहने वाले जो लोग हैं, तो देहरादून का कुल पॉपुलेशन कितना है? 16,96,000 लगभग 694 जो भी है, उनमें से 9 लाख 9.5 लाख लोग कहाँ रहते हैं? नगरों में रहते हैं। और इस आधार पर उत्तराखंड का सर्वाधिक नगरीकरण वाला या सिटी में रहने वाले जो लोग हैं वो आपके किस जिले में है? तो हमारे इस देहरादून जिले में सबसे ज्यादा लोग उत्तराखंड में कहाँ रहते हैं? नगरों में। और अगर इनका परसेंटेज पूछा जाए तो देहरादून जिले के लगभग 55.52% लोग कहाँ रहते हैं? नगरों में रहते हैं। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा नगरीकरण। उत्तराखंड का भारत में नगरीकरण के आधार पर कौन सा रैंक है? तो 20वां स्थान आता है नगरीकरण के आधार पर। 2011 की जनगणना को अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड का 30.23% जनसंख्या कहाँ रहती थी? नगरों में। और 69.77% जो पॉपुलेशन है उत्तराखंड का वो अभी भी कहाँ निवास करता है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में, पर्वतीय जिला है, आप सभी लोग इस बात को जानते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सबसे कम नगरीकरण वाला जिला उत्तराखंड का क्या है? बागेश्वर है। बागेश्वर का अगर आप 100% पॉपुलेशन को लेंगे तो 100% में से लगभग आपका 96 या 97% ऐसे लोग हैं जो कहाँ रहते हैं? ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, गांव में रहते हैं परसेंटेज में। अर्थात यहाँ की केवल 3.49% पॉपुलेशन ही ऐसी है जो कहाँ रहती है? शहरों में रहती है। और सबसे कम प्रतिशत के आधार पर नगरीकरण जो है वो बागेश्वर का है, सबसे ज्यादा किसका है? देहरादून जिले का। इसका मतलब सीधा सीधा है कि सबसे ज्यादा परसेंटेज में गांवों में लोग कहाँ मिलेंगे आपको? तो बागेश्वर में। यहीं पर लास्ट टाइम उसने क्वेश्चन पूछा था कि उत्तराखंड में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस जिले में रहती है? थोड़ा सा इस चीज को समझ लीजिएगा। यहाँ जो डाटा हमने बात किया वो केवल इस आधार पर बात कर रहे हैं कि अगर हम 100% को ले तो किस जिले में सबसे ज्यादा लोग नगरों में रहते हैं? तो 55.52% देहरादून में और 3.49% कहाँ? बागेश्वर में सर्वाधिक और सबसे कम। इसके बाद आगे अगर आप चलेंगे आप देखेंगे तो उत्तराखंड में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस जिले का है आपका? तो हरिद्वार जिले का। और हरिद्वार के 18,90,000 लोगों में से 11,97,328 लोग ऐसे हैं जो कहाँ निवास करते हैं? गांव में निवास करते हैं। तो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या किसका है? हरिद्वार का। सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या किसका है? देहरादून का। परसेंटेज में सबसे ज्यादा नगरों में रहते हैं कहाँ? देहरादून में। सबसे कम रहते हैं कहाँ? बागेश्वर में। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं यहाँ से। चलिए आज का जो क्लास है वो यहीं पर हम जो है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट अगले लेक्चर में मिलते हैं। चलिए ठीक है।